बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मी साराना का सलाम कबूल कीजिएगा। हस्ब मामूल ढेरों दुआओं के साथ आपका आज के दिन का आगाज़ कर रहे हैं। मंगल है, 10 ज़ीक़द है, 28 अप्रैल है और 16 विसाख है। आप शाद रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला की अमान में रहें। आप मेरा व्लॉग देखते हैं, पसंद करते हैं, कमेंट्स करते हैं, मैं आपको बड़ा मशकूर हूँ। लेकिन जो दोस्त ये व्लॉग देख रहे हैं उनसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छे लगे तो शेयर भी कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। कमेंट्स आपके आते रहते हैं, मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, बहुत मैं मशकूर हूँ आप लोगों का। आज अडयाला के बाहर मैंने बताया पिछली 3 जुमेरातें ऐसी गुजरी जब पीटीआई का कोई एक लीडर भी अडयाला नहीं पहुंचा। लेकिन आज की जो इतलात हैं वो ये है कि एक हैवी किस्म का जो वफद है, बड़े नाम जो हैं, शायद उन्हें होश आ गई है, शायद उन्हें, मैं कुछ और नहीं कहना चाहता, जो एक चीज़ और भी आ जाती है बंदे को जो नहीं आ रही पीटीआई वालों को, वो आ गई है। लेकिन इतलात ये कि ये सब वहाँ पहुँचेंगे और अब आज ये पता चल जाएगा कि अदालतों की जानिब से जो एक मूड नज़र आ रहा था या नज़र आ रहा है वो कहाँ खड़ा है। क्योंकि 2 बड़े इम्पोर्टेंट फैसले समझ लें कि एक तो इतना इम्पोर्टेंट फैसला है कि उससे एक चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि जो पीटीआई के लोगों को सज़ाएं मिली हैं दहशतगर्दी की अदालतों से या खुसूसी अदालतों से, हमारी जो अदालतें उनमें कितने तप्पड़ हैं कि वो उन केसेस के ऊपर फैसला कर सकते हैं। एक फ़ैसला आने वाला है जिससे ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फैसला महफूज हो गया है। मेरा जो आज का मेन टॉपिक है वो ये है। लेकिन इससे पहले मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि जो खित्ते की सूरत हाल है उसमें मैंने कल आपको बताया था कि अमेरिका ने अब पाकिस्तान को आओ तो माइनस कर दिया इन इंतखाब को, वो मुज़ाकरात में। माइनस से मुराद ये है कि ट्रंप की गुफ्तगू के बाद ये क्लियर हो गया कि अब अमेरिकी वफ्द जो है पाकिस्तान नहीं आएगा और मुज़ाकरात अगर हुए तो किसी और तरह के, किसी और लेवल के होंगे। ठीक है, पाकिस्तान ने ईरान की जो तजावीज़ हैं वो अमेरिका तक पहुंचा दी हैं। आज जब आप मेरा ये व्लॉग देखेंगे तो आज उनके वार रूम या कंट्रोल रूम में इसके ऊपर गौर होगा। और जो इंडिया है वो ये है कि सबसे पहले हम ईरान चाहता है कि जी आप अपना हरमज़ जो है ना उसकी नाकाबंदी ख़त्म कर दें, उसके बाद कोई आगे बात होगी। अब ये इतना बड़ा नहीं है, मुझे लगता है कि इस पे हो जाएगी, इसके बाद फिर डायलॉग जो है शुरू होंगे। पाकिस्तान ने चूँकि इराक़ी 2 दफ़ा आके वो वहाँ पहुँचा दिया। लेकिन दुनिया ये कह रही है, कुछ मैंने आर्टिकल्स पढ़े, कुछ मैं पढ़ ना पाया ना एडा भी मैंने ईजी ना लेना। तो 3 किताबें लिखी हुई हैं मैंने अल्हम्दुलिल्लाह। जब पाकिस्तान वापस मिलेगा, एक किताब का मेरी का नाम है और दूसरी का नाम है 4 माह 11 दिन। ये जुडिशरी की जद्दोजहद पे है। आप वो एक डॉक्यूमेंट्री है, यानी आप उसे पढ़ेंगे तो आपको वो जो जुडिशरी ने की जद्दोजहद हुई थी वो एक एक दिन आपको समझ आ जाएगा क्या है। और तीसरी दिसाना है लाल मस्जिद मुजिम कौन। इस किताब को शर्फ ये हासिल है कि ये छपी थे उसके बाद उसी दिन ही गायब हो गई, पता नहीं किस भाई ने उठा ली। मुझे भी एक कापी नहीं मिली, प्रिंटिंग के बाद प्रेस से गायब हो गई। पता चला जी ले गए, कौन ले गए मैं उन की पता, मुझे क्या पता भाई कौन ले गए, लेकिन ले गए थे। एनीवे उस आर्टिकल में उनका कि ये इस जंग के बाद ना सूरत हाल किसी और तरफ जा रही है। दुनिया यूनिपोलर उससे निकल के और नए इत्तेहादों की तरफ जा रही है। लोगों का कहना ये कि जी चाइना, रूस और ईरान एक बहुत बड़ा पैक्ट बनने जा रहे हैं। ये क्लियर भी हो गया। सवाल ये कि फिर पाकिस्तान इसमें कहाँ स्टैंड करता है, पाकिस्तान किस इत्तेहाद का हिस्सा होगा। तो कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान को अब इन्होंने एशिया से निकाल के खलीज में फेंक दिया। जी खलीजी ममालिक के साथ हमारे इत्तेहाद बनेंगे, सऊदी अरब से, कतर से, ये वो, और हम बड़ी ईमानदारी से यूएई के पैसे देने होंगे तो सऊदी अरब से पकड़ के यूएई को दे देंगे, फिर जब सऊदी अरब मांगेगा तो कतर से पकड़ के सऊदी अरब को दे देंगे, फिर जब कतर मांगेगा तो हम यूएई से पकड़ के कतर को दे देंगे। असि टोपी घुमा दे रहे हैं बस, और कुछ नहीं करेंगे हम। और ये जो ये इत्तेहाद बन रहा है चाइना, रूस और ईरान, इसमें कहा जा रहा है कि आगे जाके तुर्किया भी शामिल होगा और नेटो की तर्ज का एक इत्तेहाद बनेगा। पाकिस्तान नेटो की तर्ज का इत्तेहाद किससे बनाने जा रहा है? खलीज के ममालिक जिन्हें साढ़े तक बैठे ने कि जी तुसी सानू मक्खी, वो हमें बचाओगे, हमारी हिफाजत करोगे। जैसे तो मैं तकवा मैंने तो इसी सर धरती से मेरे तक आया था। लेकिन वहाँ जो लोग बैठे हुए बल्ले ही बल्ले भाई, उनकी बेशर्मी, जिंदगी से खौफ और दौलत से मोहब्बत, मुझे तो हैरानगी होती है कि उस धरती की मट्टी में आंखों पे लगाता हूँ और वहाँ पे जो लोग हैं वो किस सतह के
दुनिया परस्त लोग हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल में शायद पाकिस्तान के लिए बहरहाल एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि अब आने वाले दिनों में पाकिस्तान खुद को किस जगह पे फिट इन करता है, ये देखने वाली बात है। दूसरी जानिब ये जो अभी ताज़ा तरीन आपने देखा कि हमला हुआ, वो हुआ, उसके ऊपर इतनी चेमंगोइयाँ हो रही हैं। एक दिलचस्प जुमला सुने, उन्होंने कहा जी मुकाबला किस में है, ट्रंप में और ईरान के सदर में। ईरान का सदर अपने तमाम पेशरोज की शहादत के बावजूद खुलेआम फिर रहा है और ट्रंप को ज़मीन पे घसीटते हुए लेके गए। जब वो फायरिंग की बात हुई है तो आप देखिएगा ट्रंप को घसीटते हुए लेके गए। एक शख्स जिंदगी बचाने के लिए अमेरिका का सदर ताकर के ज़मीन पे गिरा है और वो फिर घसीटते हुए उसे लेके गए। एक तरफ वो है जो अपनी ज़िंदगी को हाथ में लिए ऐसे फिर रहे हैं और आंखों में आंखें डाल के जनाब अली मौत के बात कर रहे हैं। उनका मुकाबला है, जीत किसकी हो गई अब पूरी दुनिया को पता चल गया है कि जीत किसकी हो गई। और ये जो एक वो ख्वाब था ना, वो अब बिखर गया, तबाह हो चुका है। अब नई जो कुव्वतें आ रही हैं वो कुछ और ही आ रही हैं, किसी और तरह की आ रही हैं। मेरा बीच में फ़ोन भी आ रहा है, मैंने उसे काट दिया क्योंकि मुझे सिर्फ आपसे बात करनी है। अब आ जाए जी असल गेम। इमरान खान साहब को मैं तो आपको कह ही सकता हूँ, मैं तो रोला ही डाल सकता हूँ भाई, वो रोला डाल रहा हूँ मैं कि इमरान खान को पीटीआई की क़यादत आहिस्ता आहिस्ता खुद लोगों से भुलवाना चाह रही है। और खुदा की कसम अगर इमरान खान की बहनें ना होती तो ये लोग अपने मकसद में कामयाब भी हो जाते। मैंने आपको बताया 3 जुमेरातें हो गई हैं। 3 जुमेरातों का मतलब ये है कि जो लोग क्या कहते हैं वकला जुमेरात को इमरान खान साहब से मिलने अडयाला जाते हैं, भाई ना मिलने दें। आप तो वहाँ जा रहे हैं, आप तो वहाँ जाके खड़े होते हैं ना, लेकिन 3 जुमेरातों से कोई नहीं जा रहा था। आज जाएंगे जी हज़रत मुआब जनाब बैरिस्टर गौहर साहब, सलमान अकरम राजा साहब, खालिद यूसुफ चौधरी साहब, नईम पंजोता साहब, राजा हारून रशीद साहब और ताबिश फारूक साहब। ये नाम अडयाला के सुप्रीडेंट को पहुँचा दिए गए हैं। और सुप्रीडेंट है, वो तो कोई जोड़ ही दुनिया कोई होता जोड़ ही कोई नहीं है भाई जन। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट, एक तरफ हाई कोर्ट, एक तरफ फाइन, एक तरफ पार्लियामेंट, एक तरफ स्पीकर, एक तरफ चेयरमैन सेनेट, एक पास कल्ला साडा बादशाह सुप्रीडेंट जेल। वो कहता है कि मुझसे बड़ा कोई नहीं करके कोई भी आंदा वो छोड़ देता। लेकिन हाँ, जब मुलाकात पानी होती है तो फिर सुबह 6 बजे भी दरवाजे खुल जाते हैं। आज पता चल जाएगा जी इनमें से कौन कौन लोग जो हैं वो अडयाला पहुंचते। शाम को मैंने इसके ऊपर पूरी आपसे बात करनी है। हाँ, जो चीज़ मैं आपको कह रहा हूँ कि आने वाले दिनों दी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ वो ये है कि भाईजान एक बात ध्यान में रखें कि इमरान खान के हवाले से जो मैं ये बार बार कह रहा हूँ, जो उनकी गल मुक रही है, वो मैं ये भी कह रहा हूँ इमरान खान बाहर नहीं आएगा, लेकिन बहुत सारे काम और जो हैं वो होते हुए आपको नजर आएंगे। अब कल इमरान खान साहब के लिए एक रिट दायर हुई कि भाईजान वो सुप्रीडेंट साहब बादशाह सलामत नो हिज वाइस राय साहब ने कहो कि हमारे जो क्लाइंट है उसके दस्तखत ही करवा दे हमारे वकालतनामों पे। इससे आप समझ लें कि दरवाज़ा शट डाउन ऐसे करके है इमरान खान के लिए। और इमरान खान के वकला, यानी मैंने जिंदगी में कभी ये नहीं देखा कि वो अदालतों में इस बात के ऊपर वकला क्रिएट कर रहे हो कि भाईजान हमारे वकालतनामों पे दस्तखत करवा दे, खुदा का वास्ता हमारे वकालतनामों पे दस्तखत करा दे। मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा, और मैंने पूरी लाइफ में नहीं देखा कि अदालतों ने इसके ऊपर कोई ये कोई इतनी बड़ी बात ही नहीं है। कानून और किस चीज़ का नाम है? अगर आप अपने किसी के कानून के तहत अदालतों वो वकला के दस्तखत आप नहीं करवा पाते तो इसका मतलब है कि आप कानून का गला घोट रहे हैं। आप उस केस के अंदर चाहते ही नहीं है कि मुलजिम को जो है हक दिफा मिले, और फिर कानून का है जो अगर हक दिफा नहीं मिलना तो। और हमारी अदालतें इतनी बेबस हैं कि मैं क्या बताऊं कि उन्होंने 6 बार सुप्रीडेंट के वो निकलवाए तो तौहीन अदालत के, वो आंदा ही नहीं। पूरा सिस्टम एक तरफ और उस अडयाला का क्या नाम है जो वो है वो एक तरफ। इससे आप अंदाजा करें। लेकिन मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताने लगा हूँ और इससे ये अंदाज़ा हो जाएगा कि पाकिस्तान की अदालतें क्या वाकई कहीं थोड़ा बहुत अपना वो रखना चाहती हैं कि नहीं इज्जत। एजाज चौधरी साहब ने इस सज़ा के ख़िलाफ़ 9 मई के जो केस में
एक रिट हुई और उसमें उनकी बरियत के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी गई। अब आप समझेंगे उनकी उम्र 70 के करीब है, 20% उनके गुर्दे काम नहीं कर रहे हैं और हालत उनकी बहुत ख़राब है। PIC पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में वो ज़ेर इलाज हैं, इससे पहले 2 दफ़ा ज़ेर इलाज रह चुके हैं। रिट ये की गई कि जनाब इस उम्र में उनके ऊपर जो ये सज़ा है ये तो उनकी ज़िंदगी से खेलने वाली बात है, तो उनकी सज़ा जो है वो माफ़ की जाए और उनकी सेहत को भी सामने रखा जाए। ये पहला केस का फ़ैसला होगा जो हाई कोर्ट इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत किसी भी अदालत के फ़ैसले के ख़िलाफ़ करेगी और यहाँ से एक प्रेसिडेंट सामने आ जाएगा कि क्या पाकिस्तान की अदालतें जो इन अदालतों से सज़ा हुई हैं वो इतने तप्पड़ नहीं, इतना क्यों तप्पड़ उर्दू में मैं क्या कहूँ, मैं मेरे मुँह जी गल आती है चली जाती है, क्या वो कोई इस पर डिसीजन ले सकती हैं या नहीं। ये बहुत बड़ा फैसला होगा। अगर एजाज चौधरी साहब के इस केस के अंदर फैसला आ जाता है और हक में आ जाता है तो फिर एक बहुत बड़ा दरवाज़ा खुल जाएगा लोगों के लिए रिलीफ का, और फिर इसमें कोई शक नहीं होगा कि बहुत सारे लोग जो सज़ा याफ्ता है वो इनका रुख करेंगे। और अगर ये एक प्रेसिडेंट बन जाता है कि जी एजाज चौधरी साहब की रिहाई हो जाती, जो मैं पुरजोर मुतालबा करता हूँ कि 9 मई के केसेस में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं अब जो आम आदमी भी समझता है कि इन लोगों को सज़ा किस चीज़ की मिली है कि क्यों मिल रही है, और माइट भी कि अगले जाके कहीं जाके ये केसेस जो हैं ये किसी दौर में जाके पता चले कि यार इन केसेस की तो क्या बहरहाल। तो इन हालात में अगर एजाज चौधरी साहब को वो मिल जाए रिलीफ तो ये कोई बुरी बात नहीं है। अब आजकल सर एक चीज़ चल रही है, मेरे दोस्त रिजवान रज़ी साहब का, वो तो PTI के भी ग्रुप्स में भी चल रही है। मैं तो बड़ा है खुश हुआ हूँ कि रिजवान रज़ी को मुबारक हो भाई, वो तो PTI के ग्रुप्स में भी अब उनका क्लिप शेयर हो रहा है। और वो क्लिप ये है कि रिजवान रज़ी कहते हैं कि इस साल के आखिर तक IPP से मुआहदे ख़त्म हो जाएंगे हमारे, और फिर बेहतरीन मौका होगा कि IPP से जान छुड़ा ली जाए। ये कैपेसिटी बिल्डिंग और फला बिल्डिंग इससे जान छुड़ा ली जाए। पाकिस्तान को अगर किसी ने कत्ल किया है, सॉरी कत्ल लफ्ज़, अल्लाह मेरे मुल्क की हिफाजत करे, अल्लाह इसे नज़र बद से बचाए। पाकिस्तान के ऊपर किसी ने अगर जिसे कहते हैं सही दहशतगर्दी की तो 2 ही हुई। एक जो पाकिस्तान का आइन है उससे छेड़छाड़ करने वालों ने की, और उनको शायद कभी माफ़ ना किया जाए, लेकिन हम माफ़ कर देते हैं क्योंकि साढ़े को और कोई ऑप्शन नहीं का। मेरे पास तो भाई कोई और ऑप्शन है नहीं माफ़ करने के। हमारी अदालतों में भी इतने तप्पड़ नहीं है। कहते हैं कि जनरल मुशर्रफ को जब अदालतों ने तलब किया तो जज ने कहा जी आया नहीं, कहते जो चक शहजाद बैठे टेनिस खेल में, ले आ सकते हो तो ले आओ, और वो चले गए। इसी तरह आप कोई भी उठा के देख लें, पाकिस्तान की तबाही का आगाज़ उस दिन हो गया था जब पाकिस्तान के आइन को तोड़ा गया और फिर तोड़ने वाले को सज़ा भी नहीं मिली, और उसके बाद फिर चल सो चलाइती कर, मैं यही कह सकता हूँ। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा पाकिस्तान को जिसने तबाह बर्बाद करके रख दिया वो IPPs थे। इतना पैसा अगर आज पाकिस्तान ने IPPs से बचाया होता तो यकीन करें चाहे नवाज शरीफ होता या शहबाज शरीफ होता, कोई भी होता, लोग भूखे ना मरते। एक दौर तक मैं इन IPPs को चोली चुक चुक के बदवाएं देता रहा, चोली चुक चुक के बदवाएं देता रहा एक दौर तक में, और मैं ये कहता रहा कि इन गैर मुल्कियों ने और ये इन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। फिर एक वन फाइन मॉर्निंग, एक खुशगवार सुबह, मैंने कहा कि यार ये IPPs किन के हैं, तो क्योंकि यार इन्होंने तो पाकिस्तान की इकॉनमी का तबाही फेर दी। हमें जो इमरान खान के दौर में जो बिजली का यूनिट 17 रुपए का मिल रहा था वो 70-80 रुपए पे चला गया है, और ये मई के जो बिल आएंगे तो लग पता जाएगा। अगर आप खुद अपने हाथों से अपने फ्रिज को और AC को आग ना लगा दें तो मुझे कहिएगा, मई के बिल आ लेने दें एक दफ़ा ज़रा, मैं आपको एडवांस बता रहा हूँ जो होने जा रहा है। ये IPPs ने, आप अंदाज़ा करें कि जो सोलर वाले उनका एहसान क्या है।
ایک تو انہوں نے بجلی پیدا کی, دوسرے یہ کہ اگر آپ اپنے پروجیکٹ سے IPPs سے بجلی پیدا کرتے تو اس کے لیے آپ کو فرنس آئل لینا پڑتا جو کھربوں ڈالر میں چلا جاتا ہے, جو آپ خرید نہیں سکتے تھے. انہوں نے, ان سولر والوں نے آپ کے وہ پیسے بھی بچائے اور وہ بجلی خود پروڈیوس کر کے آپ کو دی, جس کی سزا آپ مل رہی ہے کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی پاکستان میں کو کام اچھا کرنے کی. ہمارے لاڈلے IPPs, ان کے پیسے آپ نے مار دیے. اب ذرا سنیں, لوگوں کو مرنا یاد نہیں ہے, لوگوں نے قبر میں لے کے جانی ہے یہ دولتیں, سمیٹ کے یہ دولتیں قبر میں لے کے جانی ہے, اور اللہ کے سامنے جا کے کس شرم سے یہ کھڑے ہوں گے. میں تو سوچتا ہوں تو میں کانپ جاتا ہوں, کیونکہ میرا تو یقین ہے کہ مرنا ہے میرا تو یقین ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. کہ مجھے ان کا یقین نہیں ہے, میں تمہیں لکھ کے دے دوں کہ ان کا کوئی یقین نہیں ہے. ان کا یقین ہو تو یہ کبھی لوگوں کو اس طرح معاشی قتل عام نہ کریں جیسے کرتے. ایک دن آئے گا آپ جب اٹھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بل کوئی اور ادا کر گیا ہے, وہ توڑے تھے اپنے IPPs نے. تسی کتنا بجلی سے پھر منہ فری کر دیو گے, آپ کیسے بجلی فری کر دیں گے؟ وہ بلاول بھٹو کہتا تھا میں 300 یونٹ تک یوں کر دوں, تیرے تو اپنے کار دینے پائی, آپ کیسے آئے کہہ رہے میں بجلی سستی کر سکتے. یہ ہیں اصل چہرے. اور افسوس اس بات کا ہے, دکھی دل سے کہہ رہا ہوں کہ اس پاکستان میں جس شخص نے ان سب کو چیلنج کیا اور جس شخص نے ان کے چہرے بے نقاب کیے, یہ سب ایک جگہ اکٹھے ہو گئے. شہباز شریف, فضل الرحمان, بلاول بھٹو, فلاں ڈھینگ, یہ وہ, اور اس مافیا نے مل کے, اور افسوس فیصلہ سازوں نے مل کے اس شخص کو سزا دی جو پاکستان میں بجلی سستی چاہتا تھا, پیٹرول سستا چاہتا تھا. اسے جیل بھیجا اور کہتے ہیں کہ اس کو باہر نکلنے کی کوئی امید, کوئی چانس نہیں ہے. لیکن اللہ بڑا کارساز ہے, یہ یاد رکھیے گا. حضرت یوسف کو جب جیل پھینکا گیا تھا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا 8 سال بعد جب وہ نکلے گا تو پھر وہ بادشاہ بن جائے گا. اللہ کے فیصلے اللہ ہی جانتا ہے. انشاءاللہ شام کو بات ہوگی.